इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जीवित रहने के लिए ब्रीथ करते हैं, परंतु जीवन के लिए ब्रीदिंग इतना आवश्यक क्यों है? जब हम ब्रीथ करते हैं तब क्या होता है? क्या प्लांट तथा माइक्रोब सहित सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करते हैं? यदि ऐसा करते तो कैसे? डेली लाइफ एक्टिविटी को करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। यह सभी एनर्जी कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं, परंतु फूड से एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज की जाती है? क्या सभी फूड में एनर्जी का अमाउंट सेम होता है? क्या प्लांट फूड लेते हैं? प्लांट अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपनी एनर्जी की आवश्यकता के लिए क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भोजन करते हैं? आपको ऊपर दिए गए कई सवालों पर आश्चर्य हो रहा होगा। हो सकता है ये सब आपस में काफ़ी डिसकनेक्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रीदिंग की प्रोसेस तथा फूड से रिलीज होने वाली एनर्जी की प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होता है। आओ कोशिश करें और समझें यह कैसे होता है। लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी समस्त एनर्जी कुछ मैक्रोमोलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है, जिन्हें फूड कहते हैं। सिर्फ ग्रीन प्लांट तथा साइनोबैक्टीरिया ही फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको वह कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज तथा स्टार्च के बॉन्ड में स्टोर करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ग्रीन प्लांट में भी सभी सेल, टिश्यू तथा ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। केवल क्लोरोप्लास्ट वाली सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, जो अधिकतर सुपरफिशियल लेयर में स्थित होती है। ग्रीन प्लांट में जो पार्ट नॉन ग्रीन होते हैं उन्हें ऑक्सीडेशन के लिए फूड की आवश्यकता होती है, अतः फूड भी सभी नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसलोकेट होना चाहिए। एनिमल हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात वे फूड को डायरेक्टली हर्बीवोरस या इनडायरेक्टली कार्निवोरस पौधों से प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट जैसे फंजाई डेड या डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि लाइफ प्रोसेस हेतु रेस्पिरेशन के लिए समस्त फूड फोटोसिंथेसिस द्वारा प्राप्त होता है। इस चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन अथवा सेल में फूड मटेरियल के टूटने से निकलने वाली एनर्जी के मैकेनिज्म एंड एटीपी की सिंथेसिस को समझाया गया है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, जबकि एनर्जी प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऑक्सीडेशन द्वारा तोड़ने से पर्याप्त मात्रा में एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। वह कंपाउंड्स जो इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड। यूजली कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं, परंतु कुछ प्लांट में प्रोटीन, फैट, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक एसिड भी सर्टेन कंडीशन में प्रयोग होते हैं। एक सेल में ऑक्सीडेशन के दौरान रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में मौजूद पूरी एनर्जी सेल में फ्री रिलीज नहीं की जाती, यह सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन की सीरीज में रिलीज होती है और ये केमिकल एनर्जी एटीपी के रूप में ट्रैप हो जाती है। यहाँ हम समझ लेना आवश्यक है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन द्वारा निकलने वाली एनर्जी डायरेक्टली यूज में नहीं आती या पॉसिबली नहीं भी हो सकती है, किंतु यह एटीपी के सिंथेसिस में काम आती है तथा जब भी जहाँ भी आवश्यकता होती है एटीपी में ब्रेकडाउन से प्राप्त होती है। इस कारण से एटीपी सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करती है। एटीपी में ट्रैप्ड एनर्जी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में यूज होती है। रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाले कार्बन स्केलेटन सेल में दूसरे मॉलिक्यूल की बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर के रूप में काम आते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.1 डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट सांस लेते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए O2 की ज़रूरत होती है तथा वे CO2 को बाहर निकालते हैं। इस कारण प्लांट में ऐसा सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन O2 की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। प्लांट में एनिमल की तरह गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं, बल्कि इस पर्पस के लिए प्लांट में स्टोमेटा तथा लेंटिसेल्स होते हैं। प्लांट्स बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कैसे रेस्पिरेशन कर सकते हैं? इसके कई रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, प्लांट का प्रत्येक पार्ट अपनी गैसियस एक्सचेंज नीड का स्वयं ध्यान रखता है। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। सेकेंड, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। रूट स्टेम तथा लीव्स एनिमल की तुलना में बहुत ही स्लो रेट से रेस्पिरेशन करते हैं।
केवल फोटोसिंथेसिस के दौरान गैसेस का लार्ज वॉल्यूम एक्सचेंज होता है तथा इन पीरियड्स के दौरान प्रत्येक लीफ अपनी आवश्यकता के लिए वेल अडेप्टेड होती है। जब सेल फोटोसिंथेसिस कर रही होती है तब सेल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी समस्या नहीं होती, चूँकि ऑक्सीजन सेल के अंदर रिलीज होती रहती है। थर्ड, लार्ज बल्कि प्लांट में भी गैसेस का डिफ्यूजन बहुत अधिक दूरी तक नहीं होता है। प्लांट में प्रत्येक लिविंग सेल प्लांट की सरफेस के बिल्कुल पास स्थित होती हैं। यह लीव्स के लिए सच है। आप पूछ सकते हैं कि थिक बॉडी स्टेम तथा रूट में क्या होता है। स्टेम में लिविंग सेल्स बार्क के नीचे तथा अंदर थिन लेयर्स के रूप में ऑर्गेनाइज रहती हैं। इसमें भी ओपनिंग होती हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। इंटीरियर की सेल डेड होती हैं तथा सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। प्लांट की मोस्टली सेल के सरफेस का कुछ पार्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है। यह लीव्स, स्टेम तथा रूट में पेरेन्काइमस सेल की लूज पैकिंग के द्वारा आसान हो जाता है, जो एयर स्पेसेस को एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क प्रदान करता है। ग्लूकोज के कंप्लीट कंबशन से एंड प्रोडक्ट के रूप में CO2 एंड H2O के साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी का अधिकतर भाग हीट के रूप में निकलता है। रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2 मिलकर बनाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यदि यह एनर्जी सेल के लिए यूजफुल है तो इस एनर्जी का उपयोग सेल में दूसरे आवश्यक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में होना चाहिए। प्लांट सेल इस तरह भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कैटाबोलाइज होने से निकलने वाली पूरी एनर्जी हीट के रूप में ना निकल पाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एक सिंगल स्टेप में ना होकर बहुत से छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। कुछ स्टेप्स इतने बड़े होते हैं कि उनसे निकलने वाली पर्याप्त एनर्जी ATP की सिंथेसिस में उपयोग आ जाती है। ये कैसे होता है? वास्तव में रेस्पिरेशन का यही स्टोरी है। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है तथा CO2, H2O एंड एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। कंबशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुछ सेल ऑक्सीजन की प्रेजेंस तथा अब्सेंस दोनों में ही जीवित रह सकती हैं। क्या आप ऐसी सिचुएशन एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि इस प्लेनेट की पहली सेल ऐसे एटमॉस्फेयर में थी जहां ऑक्सीजन नहीं थी। आज के समय में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एनॉर्बिक कंडीशन के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फैकल्टिव एनएरियोब्स होते हैं जबकि कुछ ऑब्लिगेट एनएरियोब्स होते हैं। किसी भी केस में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम मशीनरी होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से पार्शियली ऑक्सीडाइज करती है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड इस ऑडियो के लिए